नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मनुस्मृति अष्टम अध्याय व्यवहार अध्याय आपका स्वागत है। विक्रीणीते परस्य स्वम यो स्वामी स्वाम्य सम्मतः। भाई अस्वामी विक्रय प्रकरण है। इस संसार में कई बार लोगों का स्वभाव होता है कि उनके पास कोई चीज हो तो वो मानने लग जाते हैं कि मैं इसका स्वामी हूं, और कई बार उसको बेच भी देते हैं। लेकिन जो जिसका स्वामी नहीं है उस वस्तु को बेचने का उसको अधिकार नहीं है। इस बात को समझा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिस वस्तु का स्वयं स्वामी नहीं है और वो स्वामी की सम्मति भी नहीं लेता है और उस वस्तु का वो विक्रय करता है, नतम नयेत साक्ष्यंस्तु तेन मस्तेन मानिनम। तो भैया चाहे उसमें साक्षी हो चाहे उसमें कुछ भी हो, लेकिन वो जो क्रय विक्रय है वो क्रय विक्रय दोनों ही गलत माने जाए। यानी बेचने वाले ने जो बेचा और खरीदने वाले ने जो खरीदा दोनों ही गलत है। वो तो एक प्रकार से चोरी है। कहते हैं कि अवहार्यो भवेच्चैव सान्वयः षट्शतम पदम। अगर मान लीजिए कि जिसकी वस्तु है उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने बेचा है तो भी वो दंड का अधिकारी है। अगर उसके परिवार का है तो भी दंड का अधिकारी है, और अगर उसने किसी को इस वस्तु का अधिकारी बनाया है प्रयोग के लिए, उपभोग के लिए, और वो बेच देता है तो उसको षट्शतम दमन, उस समय 600 मुद्राओं के दंड का विधान है। अब आजकल तो 600 में कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर उसको उसका आधिपत्य भी नहीं दिया गया, अधिकार भी नहीं दिया गया और उसके परिवार से भी नहीं है, कोई बाहर की व्यक्ति ऐसा काम कर देती है, बेच देती है, तो चौर के लिए विषम, तो उसको बिल्कुल चोर समझना चाहिए। यानी पिता की कोई चीज उसका पुत्र भी बेच दे, मामा की चीज भांजा बेच दे, यानी आप किसी संबंध में आते हैं, ब्लड रिलेशन में आते हैं और आप किसी चीज को बेच देते हैं, आप उसके स्वामी नहीं है तो आपका अधिकार नहीं है, तो भी दंड करना चाहिए। किसी को जैसे नहीं कहते हैं कि कुल मुख्तारनामा बना दिया किसी को कि भाई इस संपत्ति पे मीटर लाना हो, कॉरपोरेशन के काम करने हो, कुछ भी काम करने हो, तो इसका एक प्रकार से अधिकार किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो उसको काम करने के अधिकार मिले, बेचने का अधिकार नहीं मिला है। और वो कहे कि देखो यार सब जगह पे मेरी सिग्नेचर चलती है, ये देखिए लाइट बिल की एप्लीकेशन की मेरी सिग्नेचर है, ये देखिए कॉर्पोरेशन में एप्लीकेशन की मेरी सिग्नेचर है, ये देखिए सब जगह मेरी सिग्नेचर चलती है, इसलिए मैं बेच सकता हूं। नहीं बेच सकता है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति ने बेचा है तो दंड होना चाहिए, लेकिन जिसका कोई अधिकार ही नहीं है, कोई जाके ताजमहल का सौदा कर दे और बेच के आ जाए, जैसे किसी फिल्म में हमने देखा था, तो फिर तो भैया आप ये समझ लीजिए कि उसको तो चोर मानना चाहिए, चोर की तरह उसको दंड देना चाहिए। अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा। निर्णय पे पहुंचते हैं कि बिना स्वामी के, बिना मालिक के अनुमति के जो क्रय अथवा विक्रय किया जाता है, अकृतः सतु विघ्नेयो, वो क्रय विक्रय हुआ ही नहीं है। व्यवहारे यथास्थिति, वास्तव में जो उसका मूल स्वामी था वही उसका स्वामी रहता है। अब आप कहेंगे साहब जिसने बेचा उसने तो पैसा ले लिया और जिसने खरीदा उसने तो पैसा दे दिया है, तो अब उस पैसे का क्या, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी कहते हैं कि संभोगो दृश्यते यत्र न दृश्येत आगमा क्वचित। आप जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आपको उसको देखना चाहिए। देखिए अगर आप कोई जमीन का दस्तावेज करवाने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके नाम पे दस्तावेज कर दूं इससे वो जमीन आपकी हो गई। मैंने वो जमीन कहां से खरीदी है उसके दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए, और मैंने जिससे लिए उसने किसके पास से लिए वो भी दस्तावेज होने चाहिए। तो जमीन के मूल मालिक से लेकर के और अभी जो विक्रय किया जा रहा वहां तक के सारे प्रमाण और साक्ष्य जब बराबर हो तभी उस जमीन को खरीदा जा सकता है, तभी उस पर आगे व्यवहार किया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है और कोई संभोगो दृश्यते यत्र, देखिए कई बार क्या होता है कि कोई किराएदार रह रहा हो तो गवर्नमेंट के कुछ नियम इस प्रकार के हैं कि जब कॉरपोरेशन वाले आते हैं वो पूछते हैं कि भैया आप कौन हो, तो उन्होंने काम किराएदार हैं। तो ऑक्यूपाइड बाय यानी किसके पास उसका कब्जा है, गुजराती में कहते हैं कब्जेदार का नाम। तो इस समय उसका
भोग कौन कर रहा है, उपभोग कौन कर रहा है, इस प्रकार से उस व्यक्ति का नाम बेरा बिल में भी आ जाता है, यानी जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है उसमें भी उसका नाम आ सकता है। तो इससे संभोग दिखाई देता है, यानी वो इसका भोग कर रहा है ये दिखाई देता है, इससे वो इसका मालिक है ये नहीं बनता है। इस प्रकार के प्रमाण सिर्फ आपकी उपभोगिता को तो सिद्ध करते हैं कि आप उसका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन आगमा क्वचित न दृश्यते है, लेकिन आप उसके स्वामी इस बात को सिद्ध नहीं करते हैं। और इतना याद रखिए कि बेचने का अधिकारी वही है, आगमा कारणम तत्र न संभोगो इति स्थिति। बेचने का अधिकार तो जो स्वामी है उसी के पास है, जो उसका उपभोग कर रहा है वो बेचने का अधिकारी नहीं होता है। अब मान लीजिए कि किसी ने कोई वस्तु बेच दी, क्योंकि खरीदने वाले ने ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पे, और उसने समझा कि साहब पिछले 25 साल से यही व्यक्ति यहाँ रहता तो यही मानता था कि इसका मालिक है, और उसने उठा करके वो चीज़ बेच दी, चाहे वो मकान हो, चाहे वो गाड़ी हो सकती है, घोड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है? तो जो चीज वो व्यक्ति बेच रहा है, खरीदने वाला तो उसके सामने पैसा देगा, लेकिन जिसकी चीज है उसने कहा कि साहब मैंने तो बेची नहीं, आप देखो कहीं मेरी सिग्नेचर नहीं है, मेरा नहीं, ये तो वास्तविकता ये है कि जिसके पास से उसने खरीदा है उसके पास से उसका पैसा उसको वापस मिलना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए बेचने वाला बेच के चला गया और मकान मालिक आया कि साहब इस मकान का तो मालिक मैं हूं, आप कैसे आ गए इसमें? बोले हमको तो उन्होंने बेच के दिया। बोले वो बेचने वाले कौन है? आप कोर्ट में केस लड़िए। भैया यहाँ इतने लंबे केस नहीं चला करते थे आज की तरह पेंडिंग पड़े हों कि आप कह रहे हैं कि नहीं हमने खरीदा, हमारे पास दस्तावेज है और ये देखो हमारे पास है, तो हमारे पास तो पोजीशन भी है और दस्तावेज भी है, तो मूल मालिक तो जाके रोएगा। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, तुरंत के तुरंत इन चीज़ों के निर्णय हुआ करते थे, और उस निर्णय में भाई जो रह रहा था उसको ढूंढ के लाने की जवाबदारी मालिक की भी है कि भाई उसने उस मकान का किराएदार को रखा था तो किराएदार का एड्रेस उसके पास होना चाहिए। अगर उसको किसी को ऐसे ही उपभोग के लिए दिया था तो भी उसके साथ कुछ पहचान तो होगी। तो या तो उसको जो मूल मालिक है वो ला करके दे और उसका धन उसको वापस मिलना चाहिए जिसने की खरीदा है और जिसने अभी पैसा खर्च किया है। लेकिन अगर मूल मालिक उसको ला करके सामने उपस्थित नहीं कर सकता है तो भी उसका अधिकार खत्म नहीं होता है। यानी खरीदने वाले को ये पूरा ख्याल रखना चाहिए था कि जो व्यवहार हुआ है वो योग्य है नहीं। उसने अगर सारे कागजात चेक नहीं किए हैं तो इसमें उसकी भूल है, तो इसका खामियाजा अगर भुगतना पड़ेगा तो इसका खामियाजा खरीदने वाले को भोगना पड़ेगा, न कि मूल मालिक को। अगर उसको धन वापस मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन धन उसको वापस नहीं मिला तो भी जो मूल मालिक है उस वस्तु का वो वस्तु उसी की गिनी जाएगी और उसको आपके पास से वापस लेने के लिए आपको वो पैसा वापस देना जरूरी नहीं बनेगा। ये ख्याल रखिएगा। चलिए कुछ और बातें हैं। नान्य दन्येन संसृष्टम रूपम विक्रयम रहती, एक जैसी दूसरी चीज। भैया सभी एलईडी बल्ब एक जैसे होते हैं, उन्होंने कहा इसकी जगह ये पकड़ा दो तो नहीं चलेगा। जो आज ग्राहक सुरक्षा कानून बना है उस समय पे भी ये ग्राहक सुरक्षा कानून था। न चासारम, जो वस्तु ठीक नहीं हो, साफ सुथरी नहीं हो, ऐसी वस्तु आप नहीं दे सकते हैं जो बिगड़ गई हो, जो खराब हो गई हो। आजकल तो लिखा जाता है, एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। फिर भी बड़े बड़े मॉल में आप जाएंगे, कई बार आपको दिखता है कि थम्सअप बड़ी सस्ती है, ये चीज़ें बड़ी सस्ती हैं, लेकिन आप उनकी तारीखें देखा कीजिए, वो माल जो है वो आउट ऑफ डेटेड हो गया होता है, एक्सपायर हो गया होता है, इसलिए वो बड़ा सस्ता करके, क्योंकि उसको तो फेंक देना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों के साथ सस्ते के चक्कर में खिलवाड़ किया जा सकता है तो कंपनियां करती हैं। जब इनके ऊपर इस प्रकार के बड़े बड़े छापे पड़ते हैं तो बहुत सारा ऐसा माल पकड़ा जाता है। तो जितना उत्पादन है उतनी सप्लाई जब नहीं हो पाती है तो कई बार ऐसा होता है कि भी गर्मी शुरू होगी, ठंडी में इतना माल नहीं बिका है और वो पूरा प्रोडक्शन जो उनके पास पड़ा होगा वो रख देंगे उसको सेल में, और आप फरवरी महीने में जाएंगे, तरह तरह की सेल के नाम पे आपको वो सब चीज़ें दी जाएंगी जो या तो 2 महीने पहले एक्सपायर हो गई होंगी या उसी महीने में एक्सपायर हो रही होंगी।
तो अगर उस महीने में भी एक्सपायर हो रही है तो वो चीज़ भी स्वीकार करने जैसी नहीं होती है। यहाँ पे भी नचा सारम नचा न्यूनम, अगर कोई तोल नाप में कम देता है, न्यून यानी कम देना, तो वो चीज़ भी गलत है, उसके लिए भी दंड दिया जाएगा। न दूरेण तिरोहितम, और किसी चीज़ को ढक के पैकिंग में बेच दिया जाए, तो भैया पैकिंग में बेच दिया, घर जाके खोला तो पता चला कि हमने तो कुछ और ही मांगा था, ये तो कुछ और निकला। इस समय ऑनलाइन के प्रोडक्शन जो आप खरीदते हैं तो कई बार, मैं ये नहीं कहता हूँ वो सब गलत होता है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आती हैं, लेकिन कई कंपनियों के जो एडवर्टाइजमेंट के तरीके हैं उनको अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और आपने जब मंगा ली घर पे पहुंची तो आपको पता चला रही ये तो हम फंस गए, ये तो हमने क्या मंगा लिया है। तो ऐसा कोई भी व्यवहार जो ग्राहक के लिए हानिकारक है, वो व्यापारी के लिए दंड का अधिकारी है। वो व्यापारी कि अगर कोई ख़राब चीज़ बेचता है, कोई कम चीज़ बेचता है, या कुछ छुपा करके बेचता है। देखिए अब तो बहुत अच्छे कायदे आ गए हैं, नियम आ गए हैं इस प्रकार के कि आपको एक एक कंटेंट क्या और कितना वो भी पैकेट के ऊपर लिखना पड़ेगा, उसकी एक्सपायर डेट लिखनी पड़ेगी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखनी पड़ेगी, उसका वजन कितना है वो भी लिखना पड़ेगा। अगर आप लड्डू का पैकेट बेचते हैं और उस पर आप वजन नहीं लिखते हैं तो भी वो गुनाह है, वो भी गलत है। पापड़ बेचते हैं तो भी कई बार वो लिखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ समय के बाद वो सूख जाती हैं तो वजन कम हो जाता है, तो टाइम ऑफ पैकिंग उसका टाइम लिखते हैं कि जब पैकिंग किया गया तो इसका इतना वजन था। तो ये सब जो आजकल अधिकार हैं उस समय भी हुआ करते थे। विशेष करके जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उनकी खरीद फरोख्त में बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए। मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, गोल्ड वगैरह है, ऐसी कोई चीज़ अगर आप किसी के पास से लेते हैं तो वो बेचने वाला उसका मूल अधिकारी है या नहीं है, ये उस समय भी देखने का विधान था और आज भी ये देखने का विधान है। चलिए इस खरीद फरोख्त के संदर्भ में पुरानी स्थितियां देखते हैं। पहले क्या होता था कि दस्तावेज वगैरह होता था तो बेचने वाले की तो सिग्नेचर होती थी, लेकिन खरीदने वाले की सिग्नेचर नहीं हुआ करते थे। अब दूसरी बात, जब वो बेचने जाएगा तो खरीदने वाला बेचेगा जिसने तब खरीदा था। अब चूंकि पहले तो उसकी सिग्नेचर थी नहीं, तो बेचने के समय पे उसकी सिग्नेचर को किसी सिग्नेचर से मिलाया तो जा नहीं सकता था। तो ऐसी स्थिति में उसकी जगह पे कोई भी सिग्नेचर करते तो वो चलने वाली बात थी। अब तो क्या होता है कि बेचने वाले की सिग्नेचर होती है और खरीदने वाले की भी हर पेज पे सिग्नेचर होती है। अब तो दोनों के फोटो भी लगते हैं। भैया आज की तारीख में तो व्यवस्थाएं और आगे बढ़ी हैं। आज की तारीख में तो क्या होता है कि जब आप किसी ज़मीन का सौदा करते हैं तो रजिस्ट्रार पूछता है कि भैया आपको इसके एवज में जो पेमेंट मिलना वो मिल गया। ऐसा तो नहीं किसी ने आपके गले पे चक्कू रखा हो आपसे लिखवाने आ गए हैं। आप रजिस्ट्रार की हाजिरी में अगर एक बार ये कह देते कि साहब हमें नहीं मिला तो सौदा तुरंत ही कैंसिल हो जाता है। मैं एक बड़ी ही घटना बताऊं कि अभी एक ज़मीन के सौदे में दो भाई थे। अब एक भाई ने सारा पेमेंट लिया और दूसरे को समझा दिया होगा कि तुमको मिल जाएगा, लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिला। उसने एक दो बार कहा भी होगा घर पे कि भाई हमारे हिस्से का पेमेंट हमें दे दो, तो उसने कहा कि दस्तावेज जब कर दोगे उसके बाद दे देंगे। अब वो होगा कुछ इस प्रकार का उनका अंदर का मामला। जब वो दस्तावेज करने पहुंचे तो पेमेंट करने वाले ने तो पेमेंट कर दिया था। तो बड़े भाई ने तो कहा कि भैया हमें तो पेमेंट मिल गया पूरा पूरा। छोटे से पूछा गया तो छोटे ने कहा कि नहीं साहब हमें तो पेमेंट मिले ही नहीं। तुरंत ही रजिस्ट्रार ने कहा कि ये सौदा नहीं हो सकता है क्योंकि उसको पेमेंट नहीं मिला है। अब बेचने वाला कह रहा है कि साहब मैंने पूरा पेमेंट दे दी या ये आप सौदा जो हुआ है उसका देख लीजिए, चेक का देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। उसने कहा ये सब कुछ बेकार है हमारे लिए। जब तक ये व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करता है कि मुझे पेमेंट मिला है तब तक मैं इस दस्तावेज को नहीं ले सकता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पे रखा जाता है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है जो ये बोल रहा है। तो भैया अब तो बड़ी सुविधाएं हैं। तो खरीदने वाला भी पूरी तरीके से ये जानता है कि हमने ये चीज़ खरीदी है। जब बेचने जाएगा तो उसके सिग्नेचर वगैरह मिलेंगे। तो आजकल ये धोखाधड़ी के चांसेस कम हैं, लेकिन पहले तो क्या होता था खरीदने वाले के सिग्नेचर नहीं होते थे, तो जब वो बेचने जाता था तो उसके सिग्नेचर का किसी के साथ मिलान नहीं हो सकता है। एक बार तो ये है कि घर पे जाकर के सिग्नेचर करवा लिए जाते थे। ये जरूरी नहीं था कि रजिस्ट्रार के पास आप जाए वहीं सिग्नेचर होंगे, घर पे सिग्नेचर हो जाया करते थे।
और सारे दस्तावेज वगैरह हो जाते थे, ना बेचने वाला पहुंचता था ना खरीदने वाला पहुंचता था। अब ये सारे प्रोविज़न हुए हैं। तात्पर्य ये है कि ये सारी व्यवस्थाएं अब जो हैं, जब नहीं थी तो बहुत सारे इस प्रकार के नियम हैं, लेकिन इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी आजकल भी इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं कि किसी की चीज़ को कोई और बेच देता है, और हमेशा इस स्थिति में लॉस जो है वो खरीदने वाले को जाता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास।